नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में, जिसमें हम बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जिनका सीधा संबंध हरियाणा की जनता से है। जो योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चौमुखी विकास भी करेंगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश निरंतर उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। देश भर में आज गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी अंबाला के लखनौर साहिब गुरुद्वारा पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री ने गुरुद्वारा में मत्था टेका, गुरु जी का आशीर्वाद भी लिया और सभी देशवासियों के लिए अरदास भी की। इस रिपोर्ट को देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जब से प्रदेश की कमान संभाली है, तब से राज्य स्तर पर महापुरुषों की जयंतियां मनाते रहते हैं, ताकि युवाओं को प्रेरणा मिल सके। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती के अवसर पर जिला अंबाला के गुरुद्वारा लखनौर साहिब पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री ने गुरुद्वारा लखनौर साहिब में मत्था टेक कर गुरु जी का आशीर्वाद लिया और ट्वीट कर देश के साथ साथ प्रदेशवासियों की समृद्धि खुशहाली के लिए अरदास भी की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती पर ट्वीट भी किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि सर्व स्वदानी गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन। पटना साहिब में जन्मे पूजनीय 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने मानवता की रक्षा में अपना सब कुछ न्यौछावर करके राष्ट्रभक्ति, धर्म निष्ठा, बलिदान एवं वीरता का अप्रतिम उदाहरण स्थापित किया। उनके द्वारा दिया गया सेवा भाव, प्रेम, एकता और भाईचारे का संदेश सदैव हमारा मार्गदर्शन करता रहेगा एवं आने वाली पीढ़ियों को त्याग की प्रेरणा भी देता रहेगा। मुख्यमंत्री ने मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए बताया कि आज सारे देश में गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाशोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। गुरुद्वारा लखनौर साहिब, जो कि गुरु गोविंद सिंह जी का ननिहाल है, और यहाँ पर उनकी साथ साथ उनकी माता की भी यादें इस गुरुद्वारा में संजो कर रखी हुई है। इस अवसर पर यहाँ आकर वे अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। श्री गुरु गोविंद सिंह जी का आज जन्मदिन है। उनकी जयंती सारे देश और दुनिया में बड़े हर्षोल्लास से मनाई जा रही है और मुझे भी आज ये जो अवसर मिला है कि गुरु नानक देव जी का जो नानका परिवार है, उनका गुरु गोविंद सिंह जी का जो नानका गांव है लखनौर साहब, श्री लखनौर साहब गुरुद्वारा में आकर के मुझे उनको श्रद्धांजलि देने का भी अवसर मिला और बहुत ही अच्छा यहाँ लगा। और मैं आप लोगों के माध्यम से समस्त जन को इस गुरुपर्व की बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि जब हम अपने गुरुओं की बहादुरी, पराक्रम, कुर्बानियों और बलिदानों को याद करते हैं, तो वे युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने कहा कि गुरु गोविंद सिंह और उनके परिजनों का इतिहास के साथ साथ पराक्रम हम सबको प्रेरणा दे रहा है। साथ ही देश, धर्म और कौम के लिए बलिदान कितना जरूरी है, ये हमें अपने गुरुओं के इतिहास से पता चलता है। श्री गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म दिहाड़ा सारे देश ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਔਰ ਬਲਿਦਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵਾਸਤੇ सारी उम्र वास्ते इन्ना वड्डा प्रेरणा का एक स्रोत बन गया है कि कौम ते देश ते मरना, बलिदान देना, धर्म नूं बचाउणा एक कितना जरूरी काम है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने गुरु गोविंद सिंह जी और उनकी माता की यादें जिस कमरे में संजोकर रखी गई, उस कमरे का भी अवलोकन किया, जिसके बाद उन्होंने गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से
गुरुद्वारा साहिब की पार्किंग में टाइलें और ऐतिहासिक कुएं के सौंदर्यीकरण करने के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश भी दिए। इस मौके पर मंडलायुक्त रेणु एस फूलिया, हरियाणा से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान सरदार भूपेंद्र सिंह असंत, विनर सिंह, टीपी सिंह सहित कई गणमान्य लोग और श्रद्धालु भी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। हरियाणा के किसानों के हित में मुख्यमंत्री मनोहर लाल कई बड़े योजनाओं पर काम करते रहते हैं ताकि किसानों की आय दुगनी हो सके। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण की जनरल बॉडी की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा है कि किसान की आय में वृद्धि और प्रगति के लिए परंपरागत खेती के साथ साथ नए दौरे की कृषि प्रणाली अपनाने की जरूरत है। इस रिपोर्ट को देखिए। हरियाणा में कृषि और किसान की प्रगति और उत्थान के लिए प्रदेश सरकार अब क्लस्टर मोड पर पायलट परियोजनाओं की रूपरेखा बना रही है, जिससे फसल विविधीकरण, सूक्ष्म सिंचाई योजना, पशु नस्ल सुधार और अन्य कृषि संबंधित गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा जैविक खेती, प्राकृतिक खेती और सहकारी खेती की ओर किसानों का रुझान बढ़ने के लिए भी हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण नई योजना तैयार करेगा। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण की जनरल बॉडी की तीसरी बैठक की आज अध्यक्षता की। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि आज के समय में जोत भूमि छोटी होती जा रही है, इसीलिए छोटे और सीमांत किसानों की आय में वृद्धि और प्रगति के लिए परंपरागत खेती के साथ साथ नए दौर की कृषि प्रणाली अपनाने की जरूरत है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पशुपालन के क्षेत्र में आज अपार संभावनाएं हैं, जिससे किसान और पशुपालक बेहतर आय प्राप्त कर सके। साथ ही किसानों को सहकारिता खेती अवधारणा की ओर से बढ़ने की आवश्यकता है, जिससे कई किसान मिलकर एक साथ खेती करें। इससे छोटी जोत भूमि की समस्या भी खत्म होगी और किसान खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की दिशा में भी अग्रसर हो पाएंगे। इसीलिए प्राधिकरण संबंधित विभागों के साथ मिलकर पायलट योजनाएं तैयार करें। इजराइल की तर्ज पर सहकारिता खेती के लिए अधिक से अधिक किसानों को प्रेरित करें। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्य सरकार ने फसल विविधीकरण और जल संरक्षण के लिए मेरा पानी मेरी विरासत योजना और DSR तकनीक से धान की बिजाई के साथ साथ विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहन दे रही है, ताकि किसान परंपरागत खेती से हटकर अन्य फसलों की ओर जाएं। उन्होंने कहा कि विभाग समेकित खेती के लिए डेमोन्स्ट्रेशन फॉर्म तैयार करे और किसानों को ऐसे फॉर्म का दौरा करवाकर इस विधि की विस्तृत जानकारी दे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि भूजल स्तर निरंतर कम हो रहा है। कई जगह ये स्तर 100 मीटर से भी गहरा चला गया है और हर वर्ष करीब 10 मीटर नीचे जा रहा है। इसीलिए ऐसे क्षेत्रों में सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाएं स्थापित करने पर जोर दिया जाए। जहां पर भूजल स्तर 30 मीटर है, वहां पर भी कृषि नलकूपों को 100% सौर ऊर्जा पर लाया जाए। राज्य सरकार इसके लिए नई सब्सिडी देने को भी तैयार है। पानी और बिजली पर जितना भी खर्च होगा, सरकार उसे वहन करने के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिवालिक और अरावली पर्वत श्रृंखला में बरसात के पानी के संरक्षण के लिए रिजर्वायर बनाया जाना चाहिए, ताकि पहाड़ों से आने वाले पानी का एकत्रित किया जा सके और बाद में इसे सिंचाई और अन्य आवश्यकताओं के लिए उपयोग किया जा सके। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि इसके लिए पायलट परियोजना तैयार करें। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि मृदा स्वास्थ्य के साथ साथ अनाज की गुणवत्ता की जांच भी जरूरी है। आज उर्वरकों और कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग से उत्पन्न होने वाले अनाज से कई गंभीर बीमारियां बढ़ रही हैं। इसीलिए हमें केमिकल रहित अनाज पैदा करने की ओर बढ़ना होगा। इसका उपाय प्राकृतिक खेती ही है। जो पंचायत अपने गांव को केमिकल फ्री खेती वाला गांव घोषित करेगी, उसकी हर प्रकार की फसल की खरीद सरकार सुनिश्चित करेगी। इसके लिए MSP के अलावा
10 से 20% अधिक मूल्य पर खरीद होगी। फसल की ब्रांडिंग पैकेजिंग खेतों में ही होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पशुपालन एवं डेयरी और विकास एवं पंचायत विभाग, सामाजिक संस्थाएं और गौ सेवा आयोग नई गौशालाएं खोलने के लिए एक त्रिपक्षीय समझौता करे। जहां जहां पंचायती विभाग की जमीन उपलब्ध है वहां पर नई गौशालाएं खोली जाए, आधारभूत ढांचा उपलब्ध करवाया जाएगा और सामाजिक संस्थाओं को गौशालाएं संचालित करने के लिए आगे आना होगा। उन्होंने कहा कि गौवंश के संरक्षण और गौधन की देखभाल के लिए गौ सेवा आयोग का बजट 40 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 400 करोड़ रुपए किया है। उन्होंने कहा है कि साझी डेयरी अवधारणा के तहत भी पशुपालक डेयरी व्यापार करने के लिए आगे आए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्य सरकार ने ग्रीन कवर को बढ़ावा देने के लिए योजना बनाई है, जिसके तहत स्थानीय युवा 3 वर्ष तक वन विभाग की ओर से लगाए गए पौधे की देखभाल करेगा। इन्हें वन मित्र कहा जाएगा। इसके लिए विभाग हर गांव में 500 से 700 पेड़ों को चिन्हित कर वन मित्रों को सौंपे। हर पेड़ की देखभाल के लिए वन मित्र को 10 रुपए प्रति पेड़ प्रोत्साहन स्वरूप दिया जाएगा। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि वन विभाग के अधिकारी वन मित्र के लिए एसओपी भी तैयार करें। बैठक में मुख्य सचिव संजीव कौशल, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव और वित्त आयुक्त राजस्व टीवीएसन प्रसाद, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल, पशुपालन एवं डेयरी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अंकुर गुप्ता, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद मोहन शरण, सहकारिता विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजा शिखर वुंडरू, पर्यावरण वन एवं वन्य जीव विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव विनीत गर्ग, विकास एवं पंचायत विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनिल मलिक और मुख्यमंत्री की अतिरिक्त प्रधान सचिव आशिमा बराड़ सहित वर्किंग ग्रुप के सदस्य उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। पारदर्शिता के साथ काम कर रहे हरियाणा के मुखिया मनोहर लाल ने करीब 9 सालों में हरियाणा की तकदीर और तस्वीर को बदलने का काम किया है। आज हरियाणा की छवि देश के अग्रणी राज्यों में शुमार होता जा रहा है, क्योंकि यहाँ के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ये साबित कर दिया है कि राजनीति में रहते हुए समाज की भलाई के लिए व्यापक तरीके से कार्य किया जा सकता है, जिससे आम जनमानस तक लाभ पहुंच सके। देखिए मनोहर सरकार के 9 साल के कार्यों के जुड़ी एक खास रिपोर्ट। किसी भी प्रदेश और देश के लिए उन्नति का मतलब केवल विकास कार्यों या भौतिक विकास तक सीमित नहीं होता, बल्कि समाज हित और एक सभ्य समाज के निर्माण के लिए काम करना भी सरकार की जिम्मेवारी होती है। इस जिम्मेवारी की पूरी तरह से सही मायनों में चरितार्थ करके मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दिखाया है कि राजनीति में रहते हुए समाज की भलाई के लिए व्यापक तरीके से कार्य किया जा सकता है। मनोहर सरकार ने पिछले करीब 9 सालों में हरियाणा की तस्वीर और तकदीर बदलने का काम किया है। सत्ता संभालते ही मुख्यमंत्री ने आम जन के जीवन को सुगम बनाने की जो पहल की थी, उसे आज आम जनमानस तक घर बैठे सभी सरकारी योजनाओं और सुविधाओं का लाभ मिल रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आईटी का प्रयोग करते हुए बड़ा व्यवस्था परिवर्तन कर राजकाज की व्यवस्था को ऑनलाइन किया। सरकार ने ग्राम स्तर तक अंत्योदय सरल केंद्र, अटल सेवा केंद्र खोले, जिससे नागरिकों को सरकार की योजनाओं और सेवाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाने से मुक्ति मिली। आज इन केंद्रों के माध्यम से प्रदेशवासियों को 50 से अधिक विभागों की 680 से अधिक योजनाएं और सेवाएं मुहैया करवाई जा रही है। इतना ही नहीं, सामाजिक परिवेश में परिवार एक इकाई होता है, इसीलिए परिवार की पहचान के लिए मुख्यमंत्री ने परिवार पहचान पत्र एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है। इसके तहत प्रदेश के सभी परिवारों का डाटा एकत्रित किया गया और हर एक सदस्य की आय, रोजगार, सभी जानकारियां एक प्लेटफॉर्म पर दर्ज है, जिसके आधार पर सरकार ने आय सीमा के अनुसार प्रदेश के अति गरीब परिवारों को सदस्य के अनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की सुविधाएं मुहैया करवा रही है। हरियाणा एक, हरियाणवी एक को आधार मानते हुए मुख्यमंत्री ने 5S यानी शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलंबन और स्वाभिमान को जो नारा दिया है, उसे सही मायनों में पूरा करके भी दिखाया। उन्होंने जो बहुत उपलब्धियां की हैं, कुछ जो चीजें ऐसी हैं जो जनता में बुराई के नाते देखी जाती हैं,
उनको प्रहार किया और जनहित में जो अच्छी बातें करनी है उसको हमने आगे भी बढ़ाया। अगर मैं ये कहूं कि हमने प्रहार किया, 3 C पर प्रहार किया, करप्शन, कास्ट और क्राइम, 3 चीजों पर हमने प्रहार किया है और लगातार चल रहा है, क्योंकि विषय ऐसे हैं कि जो एक दिन में समाप्त नहीं हो सकते, चाहे वो क्राइम हो, चाहे वो करप्शन हो, चाहे वो कास्ट ओरिएंटेड सारा जो सिस्टम बना होता वो हो। और इसी प्रकार से हमने 5S को प्रमोट किया हमेशा, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलंबन और स्वाभिमान। इन 5 चीजों को हमने लगातार प्रमोट किया है। बाकी तो इनके नीचे आने वाले अनन्य कार्यक्रम, अनन्य विभाग, उनकी अपनी योजनाएं, वो सब चलते हैं, लेकिन मोटे रूप से हमने लगातार अपनी इस विचारधारा के आधार पर अपनी सारी रणनीति बनाई है। प्रदेश में शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए राज्य सरकार ने आमूलचूल परिवर्तन किए। साल 2014 के बाद से लगातार शिक्षा क्षेत्र के लिए बजट में वृद्धि की और स्कूलों में अच्छा स्टाफ और अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने पर बल दिया ताकि बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सके। कोविड-19 के दौरान बच्चों की शिक्षा प्रभावित न हो, इसके लिए सरकार ने डिजिटल माध्यम से कक्षाएं लगाई, साथ ही स्कूलों में मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया और निजी स्कूलों की भांति सरकारी क्षेत्र में भी अच्छी शिक्षा मिली। इसके लिए संस्कृति मॉडल स्कूल स्थापित किए गए। हरियाणा पहला ऐसा राज्य बना है जिसने आईटी के युग में 10वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को लगभग 5 लाख मुफ्त टैबलेट प्रदान किए हैं ताकि बच्चे आज के युग के साथ आगे बढ़ सके। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को राष्ट्रीय लक्ष्य यानी वर्ष 2030 से पहले वर्ष 2025 में हरियाणा में पूर्ण रूप से लागू करने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है और 2025 तक ऐसा करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बनेगा। प्रदेश के नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में पिछले लगभग 9 सालों में सरकार ने स्वास्थ्य के आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ किया, गांव स्तर तक हेल्थ सेंटर स्थापित किए ताकि हर नागरिक को इलाज की सुविधा सुगमता से मिल सके। चिकित्सकों की संख्या बढ़ाने के लिए भी सरकार ने कई कदम उठाए। साल 2014 में जहां प्रदेश में केवल 700 MBBS की सीटें थी, राज्य सरकार ने पिछले 9 सालों के दौरान नए मेडिकल कॉलेज खोलकर MBBS की सीटें को 1835 तक लाने का काम किया है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री के विजन के अनुरूप हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज स्थापित होने से MBBS की सीटों की संख्या 3000 तक पहुंच जाएगी। इतना ही नहीं, प्रदेश में नए नर्सिंग कॉलेज भी स्थापित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल कहते हैं कि एक बेटी के पढ़ने से उनके परिवार की कई पीढ़ियां शिक्षित हो जाती है। इसी वाक्य को धरातल पर उतारते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुरू किए गए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से वर्तमान राज्य सरकार ने भ्रूण हत्या पर अंकुश लगाया, जिसका नतीजा ये हुआ कि प्रदेश में लगातार लिंगानुपात में बेहतर सुधार हुआ। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने महिलाओं को स्थानीय सरकारों में और अधिक अधिकार देने के लिए पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया। इतना ही नहीं, पुलिस में भी महिलाओं की संख्या को 15% तक ले जाने का सरकार का लक्ष्य है। प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा की ओर विशेष ध्यान देते हुए उनके खिलाफ अपराधों से निपटने के लिए सरकार ने राज्य में 33 नए महिला थाने और 239 महिला हेल्प डेस्क स्थापित किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने सत्ता संभालते ही प्रदेश के अति गरीब परिवारों और नागरिकों के उत्थान का जो संकल्प लिया था उसे पूरा भी किया। किसी भी व्यक्ति को मुफ्त में कुछ देने की प्रथा के विरुद्ध उन्हें स्वावलंबी बनाने के विजन के अनुरूप मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में सरकार ने मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना को लागू किया, जिसके तहत प्रदेश के ऐसे अति गरीब परिवार जिनकी पारिवारिक आय 1 लाख रुपए से भी कम है, उनकी आर्थिक उत्थान का लक्ष्य निर्धारित किया। सरकार के सतत प्रयासों के फलस्वरूप बैंकों के जरिए आज लगभग 50,000 लोगों को ऋण उपलब्ध करवाया गया है, जिससे लोगों ने स्वरोजगार स्थापित किए। ये लोग आज 15,000 रुपए से 20,000 रुपए प्रति माह आय अर्जित कर अपने परिवार को संभाल रहे हैं। इन 9 सालों में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में राज्य सरकार ने
समाज कल्याण और नागरिकों के उत्थान के लिए जितनी भी योजनाएं और कार्यक्रम चलाएं, उतनी शायद पहले किसी भी सरकार ने शुरू नहीं की। 2014 के बाद से वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान राज्य ने हर क्षेत्र में जितनी तेज गति से प्रगति की, इस राह में प्रदेशवासी भी एक नए हरियाणा का गवाह बने। आज समाज का हर वर्ग सरकार की कार्यप्रणाली, नीति निर्माण और पात्र नागरिकों को योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता से आश्वस्त नजर आता है। स्पेशल डेस्क जनता टीवी। तो चलिए वक्त आ गया है आज के सवाल के विजेता का नाम जानने का। विजेता की जैसा कि आप जानते हैं हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कल का हमारा सवाल क्या था और कौन है इसका विजेता। कल का हमारा सवाल था हरियाणा में क्रैच पॉलिसी को कब लागू की गई थी। इसका सही जवाब है डी 26 जुलाई 2023। ठेरो जवाब आए, लेकिन आज के हमारे विजेता हैं जिनसे मुकुल गुप्ता। मुकुल, आपको बहुत बहुत बधाई। तो फिर पूछेंगे आज का सवाल, देखते रहिए जनता टीवी। तो अब वक्त हो गया है आज की मुलाकात का। आज की मुलाकात में हम हर दिन नए शख्सियत से आपको रूबरू कराते हैं, उनकी कार्यप्रणाली पर बारीकी से नजर डालते हैं, जानते वो तमाम योजनाएं जो बनी है हरियाणा की जनता के लिए। तो ऐसे ही एक शख्सियत से जनता टीवी ने खास बातचीत की है। इनका नाम है प्रोमिला रानी, जो कि सिरसा से जिला बागवानी अधिकारी के पद पर काबिज है। सुनिए। गांव के जो लोग हैं उसमें कई परिवार ऐसे हैं जो अभी सिंघाड़े की खेती कर रहे हैं। तो उनका मानना क्या है कि जो सिंघाड़े की खेती है वो 2 से 3 महीने की फसल है, जो कि जो नॉर्मल पारंपरिक जो खेती होती है उससे ये काफी डिफरेंट है। सिंघाड़े की खेती इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक तो इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है वो बहुत ज्यादा है। जैसे कि आपको पता होगा वेट मैनेजमेंट में स्किन, हार्ट जो भी डिसीजेस हैं उसको सिंघाड़ा जो है उसमें ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो इन चीजों को जो है एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज हैं इसमें सिंघाड़े में, और ये हेल्थ के लिए भी काफी अच्छा है। तो वहाँ के किसान क्या कर रहे हैं, जहाँ पे उनका अपना जैसे 1 एकड़ जो है मान लो ठेके पे लेके और वो सिंघाड़े की खेती कर रहे हैं, जिसमें 1 एकड़ में जो है 1 लाख रुपए तक का मुनाफा कमा रहे हैं, जो कि उन्हें अगर पारंपरिक खेती करे तो उसमें इतना मुनाफा नहीं होता है। सिंघाड़े की खेती में पारंपरिक खेती से क्यों अलग है, तो इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी। जैसे पारंपरिक खेती है उसमें हमें समय ज्यादा लगता है, सोइंग से लेके उसकी हार्वेस्टिंग तक उसमें काफी ज्यादा टाइम लग जाता है। प्लस जो क्या है उसकी वैल्यू भी इतनी नहीं ले पाता है किसान। लेकिन ये क्या है, जुलाई एंड में जैसे ही मॉनसून खत्म होता है उसके बाद किसान क्या करते हैं, इसकी बिजाई करते हैं। ओटू के किसान जो है वो पानीपत से अपना बीज लेके आते हैं, क्योंकि क्वालिटी वो है सुपीरियर बता रहे हैं, और इसकी जो सिंघाड़े का जो टेस्ट जो है वो भी मीठा आता है इससे। तो वो किसान क्या करते हैं, आफ्टर मॉनसून उसके बाद उसकी सोइंग करते हैं और सितंबर एंड में या नवंबर में उसकी हार्वेस्टिंग करते हैं। इसके बाद जो इनका जो प्रोडक्ट है, जो हार्वेस्ट है इनका, वो या तो ये सीधा मंडी में बेचते हैं या अपने लेवल पे जो इसकी जो है बेचते हैं। अगर अपने लेवल पे अगर कोई किसान बेच रहा है तो वो उनको जो है 80 से 85 रुपए प्रति किलो के हिसाब से उनका भाव लग रहा है, और मंडी में बेचने पर इसको 40 से 45 रुपए पर किलो के हिसाब से उनका जो भाव जो है जा रहा है। तो मैं किसानों से अपील करती हूँ कि इस बागवानी फसल से किसान जुड़े, ताकि अधिक से अधिक मुनाफा जो है लिया जा सके। पारंपरिक खेती को छोड़कर, यूं नहीं कि पूरे ही पारंपरिक खेती को छोड़े, परंतु अपना जो कुछ एरिया जो है इसमें आप सिंघाड़े की खेती के लिए उसमें लगाएं, ताकि इससे अच्छा मुनाफा कमाया जा सके। तो वक्त हो गया है आज के सवाल का। तो चलिए अब जान लेते हैं आज के सवाल में क्या कुछ है। हर रोज की तरह हाजिर हूं आज का सवाल लेकर। जैसा कि आप जानते हैं हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब नजर डालते हैं आज के सवाल पर। हरियाणा में बुनियाद अभियान की शुरुआत कब की गई थी? ए साल 2014, बी साल 2021, सी साल 2023, डी साल 2019। तो दीजिए सही जवाब और बनिए विजेता।
तो इस खास कार्यक्रम के जरिए हमारा मुख्य उद्देश्य केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी और उसका लाभ प्रदेश के हर एक नागरिक तक पहुंचाना है, क्योंकि जब प्रदेश का हर एक नागरिक समृद्ध और खुशहाल होगा तभी प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर हो पाएगा। हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।